तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है। इसमें देखा जाता है कि समानता क्या है और अंतर क्या है। इसके दो दृष्टिकोण हैं, पहला परंपरागत और दूसरा आधुनिक। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। तो आज की इस वीडियो में आइए हम लोग चर्चा करते हैं तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के विकास के चरण, उसकी विशेषताएं और आलोचनाओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक संस्थाओं व राजनीतिक व्यवहारों के तुलनात्मक अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए विद्वानों ने विश्लेषण, निरीक्षण और परीक्षण की जिन नवीन पद्धतियों को विकसित किया उसे आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। राय सी मैकडिस तथा ब्राउन के अनुसार यह नया दृष्टिकोण, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं, परंपरागत पद्धति की सीमाओं को तोड़ चुका है। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण अधिक परीक्षण करने वाला, अधिक खोजबीन करने वाला तथा अधिक व्यवस्थित है। आधुनिक दृष्टिकोण को समझने से पूर्व यह समझना होगा कि राजनीतिक अध्ययन में एक लंबे समय से चले आ रहे परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन कर एक नए दृष्टिकोण को जन्म देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह माना जाने लगा कि नवीन राजनीतिक गतिविधियों को समझने में परंपरागत पद्धतियां सहायक सिद्ध नहीं हुई। पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ साथ गैर पश्चिमी विकसित देश अस्तित्व में आए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ साथ निरंकुश व्यवस्थाएं चुनौती बन रही थी। राजनीतिक व्यवस्थाओं के समक्ष पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद तथा तानाशाही के खतरे उत्पन्न हुए। आशावाद के स्थान पर भ्रम, निराशा, डर, संदेह आदि का वातावरण बना। राजनीति की इन नई पेचीदगियों व नए आयामों को समझने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। आमंड तथा पावेल ने अपनी पुस्तक तुलनात्मक राजनीति 1972 के पृष्ठ संख्या 5 में तुलनात्मक राजनीति में आधुनिक दृष्टिकोण के विकास के लिए 3 कारणों को उत्तरदायी माना। पहला, नवीन राज्यों का अभ्युदय। एशिया, अफ्रीका व मध्य पूर्व में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं वाले अनेक राज्यों का उद्भव हुआ। नंबर 2, अटलांटिक राष्ट्रों के प्रभुत्व का अंत। अटलांटिक समुदाय के राष्ट्रों के प्रभुत्व का अंत और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व प्रभाव का उपनिवेशों में प्रसार व विस्तार हुआ। नंबर 3, साम्यवाद का उदय। साम्यवाद का राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए एक शक्तिशाली प्रतियोगी के रूप में उभरना। अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली, वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में प्रत्येक पहलू का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इसमें कार्य कारण तथा क्रिया प्रतिक्रिया का परस्पर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं की सही प्रकृति विवरणों द्वारा नहीं समझी जा सकती है। इन्हें समझने के लिए राजनीति का अध्ययन विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, तुलनात्मक और समस्या समाधानात्मक पद्धति से करना आवश्यक होता है। आधुनिक दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक विधि द्वारा परिकल्पनाओं की जांच कर उनके आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को सही ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न किया जाता है। विश्लेषणात्मक पद्धति से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं में दूसरी विशेषता है व्यापकता। आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टिकोण की तुलना में अधिक व्यापक है। इसके विशेष क्षेत्र में निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ साथ अन्य प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसे अधिनायकवाद, समाजवाद, पूंजीवाद आदि का अध्ययन। नंबर 2, औपचारिक वैधानिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक व्यवहारों, प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। नंबर 3, राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध मानकर इनका एक दूसरे पर प्रभाव
व इनकी पारस्परिकता का अध्ययन किया जाता है। तीसरी विशेषता है तुलनात्मक। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति अलग अलग होती है। इनके तुलनात्मक विश्लेषण से राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इसी कारण आधुनिक दृष्टिकोण ने तुलनात्मक अध्ययन को महत्व दिया। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपरी ढांचे की तुलना के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा गैर राजनीतिक कारकों की भी तुलना की जाती है। चौथी व्यवस्था है अंतःशास्त्रीय अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के लेखकों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं का समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान आदि से गहरा संबंध स्वीकार किया। इनका मानना था कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की जटिलताओं को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक संदर्भ में भली भांति समझा जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक दृष्टिकोण अंतःशास्त्रीय अध्ययन पर बल देती है। पांचवी विशेषता है मूल निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण मूल निरपेक्ष अध्ययन पर जोर देता है। अपने विश्लेषण में यह दृष्टिकोण निजी विचारों, मूल्यों, भावनाओं तथा कल्पनाओं आदि को महत्व नहीं देता है। इसका संबंध वस्तुओं के आदर्श स्वरूप से न होकर उसके वास्तविक स्वरूप से है। छठी विशेषता है विकासशील राजनीतिक पद्धतियों का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण चुनी हुई यूरोपीय तथा अमेरिकी शासन व्यवस्थाओं तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें इसके साथ साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों की विकासशील राजनीतिक पद्धतियों का भी अध्ययन सम्मिलित किया गया। सातवीं विशेषता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारवाद का समर्थक है। इसमें मानव स्वभाव, मानवीय परिस्थितियां तथा मानवीय व्यवहार को महत्व दिया गया। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह दृष्टिकोण राजनीति से संबंधित वैज्ञानिक व्याख्याएं करने का प्रयत्न करता है। आठवीं है व्यवस्था विश्लेषण को महत्व। आधुनिक तुलनात्मक दृष्टिकोण संविधान के अध्ययन की तुलना में राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण को महत्व देता है। इसमें व्यवस्था को आधार मानते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक समस्या के मूल में पहुंचने में इस प्रकार का अध्ययन उपयोगी होता है। आधुनिक विद्वानों ने प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में दमनकारी शक्ति का एकाधिकार तथा शक्ति तंत्र को आवश्यक माना। इन तीनों में से एक या तीनों संदर्भ किसी राजनीतिक व्यवस्था को एक दूसरे से अलग करते हैं और इसी आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और अवैधता की जानकारी होती है। एमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला, पाश्चात्य अथवा आंग्ल अमेरिकी व्यवस्था। नंबर 2, महाद्वीपीय व्यवस्था। नंबर 3, पूर्व औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था। नंबर 4, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था। इस प्रकार वर्गीकृत व्यवस्थाओं के समग्र अध्ययन से सामान्य नियमों का प्रतिपादन संभव होता है। सामाजिक संदर्भ को महत्व। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रियाएं सामाजिक शक्तियों से संबंधित होती हैं। व्यक्ति राज्य के साथ साथ समाज का भी सदस्य होता है। उसे राज्य की आज्ञाओं के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के निर्देश के अनुसार अपना कार्य करना होता है। जब राजाज्ञाओं और सामाजिक संस्थाओं के निर्देशों में विरोधाभास होता है, तब कभी कभी व्यक्ति को राजाज्ञा के स्थान पर समाज के निर्देश की पालना करनी होती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को सामाजिक पर्यावरण में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की आलोचना। यद्यपि तुलनात्मक राजनीति पर व्यापक अध्ययन हुआ और वे एक स्वतंत्र अनुशासन का रूप लेता जा रहा है, तथापि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की निम्न आधारों पर आलोचनाएं की जाती हैं। नंबर 1, अवधारणाओं की अस्पष्टता। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति में पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर नई अवधारणाओं, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण आदि का विकास हुआ। इन अवधारणाओं के बारे में असहमति होने के कारण विद्वानों द्वारा इनके अलग अलग अर्थ लगाए गए, जिससे सर्वमान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ और अस्पष्टता का विकास हुआ। तुलनात्मक राजनीति को स्वतंत्र अनुशासन बनने के लिए सर्वमान्य अवधारणाओं की रचना आवश्यक है। दूसरी आलोचना इसकी जो की जाती है वह विषय क्षेत्र की व्यापकता। तुलनात्मक राजनीति के सामने एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां एक ओर विषय क्षेत्र को सीमित करना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संस्थाओं की गतिविधियां, सरकारी प्रक्रियाएं और राजनीतिक व्यवहारों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन को शामिल करना भी आवश्यक है। नए आयामों, अध्ययन दृष्टिकोणों के समावेश से
आधुनिक दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो जाने से इसे व्यवस्थित ढंग से समझना संभव नहीं रहा। तीसरी आलोचना जो की जाती है वह व्यवहारवाद पर अत्यधिक बल। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में राजनीति शास्त्रियों ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। आलोचकों का मत है कि राजनीतिक व्यवहार को बहुत अधिक महत्व देना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सभी संस्थागत गतिविधियां विभिन्न मनुष्यों द्वारा संपादित विविध राजनीतिक भूमिकाओं का परिणाम नहीं होती हैं। व्यवहारवाद एक सीमा के बाद निरर्थक हो जाता है, क्योंकि मानव व्यवहार को मापना बहुत कठिन होता है। व्यवहारवाद में तथ्यों, आंकड़ों तथा पद्धतियों पर भी बहुत महत्व दिया जाता है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गौण हो जाते हैं। नंबर 4, विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अत्यधिक बल। द्वितीय महायुद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में एशिया और अफ्रीका की नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया। इन नवीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की अस्थिरता, राजनीतिक व्यवहारों से उत्पन्न चुनौतियों आदि के कारण तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का आकर्षण इसकी ओर बढ़ने लगा। इस बढ़ती आकर्षकता के कारण तुलनात्मक राजनीति इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में उलझती चली गई। एक अध्ययन तक एक सीमा तक तो आवश्यक है, परंतु इस अध्ययन के प्रति आवश्यकता से अधिक जागरूकता उचित नहीं है, क्योंकि विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाएं संक्रमण काल से गुजरने के कारण अस्थिर हैं। इनकी इस अस्थिरता के कारण सामान्यीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक दृष्टिकोण आलोचनाओं से मुक्त नहीं है, परंतु इन आलोचनाओं के कारण इसे महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।